आप कह सकते हैं कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहते हैं। ये जो 5 झीलों का समूह है जिसे हम ग्रेट लेक्स कहते हैं, जिसमें सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो को सम्मिलित किया जाता है, इनका विस्तार कहाँ पर है? अपना मैप देखेंगे, एटलस देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कनाडा और यूएसए दोनों देशों में फैली हुई हैं। अब ये जो ग्रेट लेक्स है, हमें जानना चाहिए इनका निर्माण कैसे हुआ, किस युग में हुआ। तो याद रखिएगा आप कि इनका निर्माण अगर हम देखें तो इनका निर्माण प्लीस्टोसीन पीरियड में हुआ। और कौन सा निर्माणकारी प्रक्रम काम कर रहा था? हिमानीकरण की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। ठीक, तो इन झीलों का निर्माण प्लीस्टोसीन पीरियड में हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। ठीक, अगर प्लीस्टोसीन पीरियड की कहानी थोड़ी सी देखें ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, तो थोड़ा सा हमें भूगर्भिक इतिहास में चलना पड़ेगा। अगर अपने भूगर्भिक इतिहास को देखें तो आप जानते हैं हमारे भूगर्भिक इतिहास में ढेर सारे पीरियड्स हुए हैं, आर्कियन से लेकर के होलोसीन तक। और जितने ये पीरियड, जितने ये शक हुए हैं, उनमें तापमान और दशाएं एक जैसी हमेशा नहीं रही है। बताया जाता है कि प्लीस्टोसीन पीरियड जो 10 लाख वर्ष पूर्व लगभग प्रारंभ हुआ और 10,000 वर्षों तक चलता रहा, 10,000 वर्ष पूर्व तक, मतलब 9,90,000 वर्षों तक ये युग, ये टाइम और पीरियड चलता रहा। प्लीस्टोसीन पीरियड में पृथ्वी के अधिकांशतः भाग का तापमान अत्यंत कम हो गया। स्थिति ये हो गई कि तापमान हिमांक के नीचे आ गया। और जब तापमान हिमांक के नीचे आ जाएगा तो आपको पता है जो जल है वो बर्फ में या हिम में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ही हमारी पृथ्वी पर हुआ, अधिकांशतः क्षेत्र स्नो कवर्ड हो गए। इसीलिए पूरे प्लीस्टोसीन पीरियड को हिमयुग के नाम से जाना जाता है। इसका ज्यादा प्रभाव यूरोप और उत्तर अमेरिका में था। और जो हिमयुग आया, जब जो तापमान में गिरावट आई, पूरे 9,90,000 वर्षों तक एक समान नहीं थी, बल्कि इसमें 4 बार तापमान गिरा। तो स्वाभाविक सी बात है 3 बार बीच में इनके इंटरमीडिएट टाइम में कोई पोस्ट ग्लेशिएशन पीरियड भी रहा होगा, जिस कारण से इनको विद्वानों ने नाम दिया। आपने नाम सुना होगा, यूरोप में इसे गुंज, मिंडल, रिस तथा वुर्म के नाम से जाना जाता है। वहीं जब आप जाते हैं उत्तर अमेरिका में तो वैज्ञानिकों ने नेब्रास्का, कंसास, इलिनॉय तथा विस्कॉन्सिन कहा। और संपूर्ण प्लीस्टोसीन में चूंकि तापमान में कमी और हिमावरण का प्रभाव ज्यादा था, इसीलिए पूरे युग को ही हिमयुग के नाम से जाना जाता है। इस हिमयुग का एक बहुत बड़ा प्रभाव था कि जो महाद्वीपों पर स्थलीय भाग थे, वहां पर बर्फ की मोटी मोटी चादर फैल गई। कालांतर में जब हिमयुग हटा तो वो बर्फ पिघल गई और अवतल बेसिन में जल के रूप में एकत्रित हो गई, जो आज हमें झीलों के रूप में नजर आती हैं। ये जो ग्रेट लेक्स में बनी झीलें हैं वो उसी प्रकार से बनी हैं। इसीलिए मैंने इनको क्या लिखा कि इनका निर्माण प्लीस्टोसीन पीरियड में हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। ठीक, तो 3 बातें याद रखनी है, कहां पर ये हैं, उसके बाद किस युग में बनी और किस प्रक्रिया के द्वारा बनी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे चलें तो देख सकते हैं
कि ये जो 5 झीलें हैं, 5 झीलें, इनके अंतर्गत सुपीरियर, लेक, ह्यूरॉन लेक, मिशिगन लेक, ईरी लेक और ओंटारियो लेक को सम्मिलित किया जाता है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो को इनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब देखना होगा क्या इनका कोई क्रम है या ऐसे ही ये बेतरतीब तरीके से लिख दिए गए हैं। अगर आप यहां अपने डायग्राम को देखें तो आप देखेंगे कि ये एक क्रम बन रहा है। पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम बन रहा है। पश्चिम में, सबसे पश्चिम में सुपीरियर है, उसके बाद मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है और ओंटारियो। इसका मतलब ये पश्चिम से पूरब क्रम नहीं है, इसका मतलब ये एक क्रम है। आप बता सकते हैं कि ये आकार या क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में है। ये आकार के घटते क्रम में ये झीलें हैं। जरा आप परीक्षण करें हम लोग कि क्या इनका कोई पश्चिम से पूरब या उत्तर से दक्षिण भी क्रम बन रहा है, तो जरूर क्रम बनेगा। अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पश्चिम में आपको अगर देखिए मैप में तो सुपीरियर मिलेगा, लेकिन जब पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो ह्यूरॉन नहीं मिलता, बल्कि दूसरे नंबर पर कौन झील मिल रही है? दूसरे नंबर पर मिशिगन मिल रही है। उसके बाद और आगे चलेंगे तब जाकर के आपको तीसरे नंबर पर ह्यूरॉन मिल रहा है। ह्यूरॉन के बाद और आगे चलिए तो आपको ईरी झील मिलेगा और साथ सबसे अंत में सबसे पूरब में आपको एंटोरियो झील मिलेगा। मतलब ये 4 और ये 5, ये एक क्रम बना। ये क्रम कौन सा है जो लिखा हुआ है? ये वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर है। तो देखिए ऑर्डर 2 ये परीक्षा में आते हैं और आएंगे भी, आगे भी आएंगे। तो आपसे कोई कहे आकार के घटते क्रम में ग्रेट लेक्स को लगाओ, तो आप बताओगे सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो लेक। फिर कोई आपसे पूछे कि साहब आकार के बढ़ते क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप बताओगे ओंटारियो, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन और सुपीरियर। फिर अगर आपसे कहे चलो अच्छा आप बताओ इन झीलों का पश्चिम से पूरब क्रम क्या होगा, तो भी आप बता लेंगे। कहेंगे कि आप सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। तो इस तरीके से ये क्रम ध्यान रखना है आपको हमेशा। ठीक, और आगे चलते हैं। अब अगर हम और आगे चलें तो हम 2-3 चीजें देख सकते हैं। हम देख सकते हैं इन झीलों के विषय में कि कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। ठीक है, अगर इन झीलों को देखो तो एक बात निकल करके सामने आ रही है। कौन सी बात सामने आ रही है? कि ग्रेट लेक्स की, पूरा ग्रेट लेक्स तो कनाडा और यूएसए दोनों में है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इसमें एक झील ऐसी मिल रही है जो सिर्फ यूएसए में है, मतलब उसका विस्तार कनाडा में नहीं है। तो यह बात भी ध्यान देना है। तो कौन सी झील है? कि ग्रेट लेक्स की सभी झीलों में मिशिगन झील जो है वो सिर्फ यूएसए में है। क्लियर हो गई बात? तो यह बात भी ध्यान रखना है आपको कि ग्रेट लेक्स की सभी झीलों में मिशिगन ऐसी झील है जो सिर्फ यूएसए में है। याद रहेगा? चलिए अब जरा हम इन झीलों को देखें, क्या महत्व है।
अगर हम सुपीरियर झील की बात करें तो आप जानते हैं सुपीरियर झील जो है ये ग्रेट लेक की सबसे बड़ी है। अभी आपने देखा सबसे बड़ी। इसके साथ इससे और कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं? क्या सुपीरियर का नाम आपने क्लास में पहले भी सुना है? जरूर सुना होगा, कई बार सुना होगा। मैंने आपको बताया है कि सुपीरियर झील ग्रेट लेक्स की तो सबसे बड़ी झील है ही है, साथ साथ ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी झील है। इसके साथ साथ अगर संपूर्ण विश्व में देखें तो पूरे विश्व में मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। और अगर मीठा खारा दोनों मिला दे तो सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है स्थल पर, यूरेशिया में। ठीक है, तो कैस्पियन सागर के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो दो तीन बातें ध्यान रखनी है, ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी, उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी, और अगर देखें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक, दूसरी तरफ क्या देखते हैं? दूसरी तरफ देखेंगे अगर हम ओंटारियो लेक की बात करें तो ओंटारियो लेक ये ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है, सबसे छोटी। आकार के आधार पर आपने देखा, आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। और क्या विशेषता है इसकी देखा जाए तो? अगर और विशेषताओं की बात करें तो अगर ध्यान से अपने एटलस को देखो, नॉर्थ अमेरिका के मैप को, तो आप देखोगे कि इसी झील से, इसी ओंटारियो झील से ही देखोगे एक नदी निकलती है। यहां से एक नदी इस तरीके से जाती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। उस नदी का नाम भी सेंट लॉरेंस है। तो अगर हम कहें तो ओंटारियो लेक ये सोर्स है, सोर्स ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस नदी का ये ओंटारियो झील स्रोत भी है। अब जरा ग्रेट लेक्स के विषय में और बातें करें, और क्या बातें जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखिए तो जो ग्रेट लेक्स है इसकी जो झीलें हैं, जल परिवहन की सुविधा के दृष्टिकोण से उन्हें आपस में जोड़ दिया गया है। कैसे जुड़ी हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अगर देखें तो कुछ झीलें तो नदियों द्वारा, प्राकृतिक नदियों द्वारा जुड़ी हुई हैं, लेकिन जहां नहीं जुड़ी थी वहां मानव निर्मित नहरों द्वारा इन्हें जोड़ दिया गया। ठीक है, कुछ तो प्राकृतिक रूप से पानी एक दूसरे से कनेक्टेड था, लेकिन जहां नहीं था वहां पर नहर बनानी पड़ी, क्योंकि भाई जहाज चलाने हैं, हमें जल परिवहन करना है। ठीक है, इसलिए इसको आपस में जोड़ा गया। जो याद रखना है आपको कि सुपीरियर और ह्यूरॉन को एक नहर जोड़ती है जिसका नाम है सू कैनाल। सू कैनाल सुपीरियर को ह्यूरॉन झील से जोड़ देती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ईरी और ओंटारियो झील भी आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके बीच एक नहर है, उसका नाम है वेलैंड कैनाल। तो कभी आपसे कोई पूछेगा कि ग्रेट लेक्स की झीलों को कौन सी नहरें जोड़ती हैं, तो आप बताएंगे कि सुपीरियर और ह्यूरॉन को सू कैनाल के माध्यम से जोड़ा जाता है, साथ ही साथ ईरी और ओंटारियो को वेलैंड कैनाल के माध्यम से जोड़ा गया है। याद रहेगा? तो ये बात ध्यान दे लेना है आपको। अब और आगे हम लोग चलें तो एक बात यहां और जुड़ी हुई है। अगर अपने एटलस में ईरी और ओंटारियो झील के बीच में देखेंगे
तो आपको एक जलप्रपात मिलेगा, एक वाटरफॉल मिलेगा, उसका नाम है नियाग्रा फॉल। बहुत फेमस है, शायद आपने नाम सुना भी होगा, नियाग्रा फॉल। ठीक, तो ईरी और ओंटारियो झील के बीच में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? नियाग्रा फॉल, जो यूएसए के न्यूयॉर्क राज्य में है, और ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ये बात ध्यान देना है आपको। टूरिज्म के लिए यहां का जो प्राकृतिक दृश्य है काफी खूबसूरत है, जो पानी गिरता है, इसलिए बहुत फेमस है। इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण झीलें आपस में जुड़ गई, आपने देखा। अब ये जो झीलें हैं, क्योंकि झील के चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा का पूरा रीजन जो ग्रेट लेक्स के चारों तरफ का क्षेत्र है, यह क्षेत्र औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है पूरे कनाडा और यूएसए में। आप कह सकते हैं ये यूएसए और कनाडा का मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक बड़ा इकोनॉमिक क्लस्टर रीजन है ये। यहां उद्योगों का खूब विकास हुआ है, इसीलिए तो यहां से जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं उन्हें बड़े बड़े जलयानों द्वारा नदी और नहर के माध्यम से ले जाकर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक पहुंचाया जाता है, क्यूबेक बंदरगाह तक, और वहां से फिर जो है दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये इतना विकसित क्षेत्र है तो इसके आसपास देखेंगे तो नगरों का भी विकास हुआ होगा। आइए देखें कि कौन कौन से नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। अगर हम नगरों को देखें तो अगर सिटीज को देखा जाए तो आप देखेंगे कि सुपीरियर झील के किनारे, चूंकि सुपीरियर झील का विस्तार कहां है? कनाडा में भी है और यूएसए में भी है, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों देशों के शहर होंगे। अगर कनाडा में देखिए, कनाडा के मानचित्र में, तो इसके किनारे एक शहर मिलता है थंडर बे, थंडर बे, और दूसरा शहर वहीं पर देखेंगे आप कनाडा का ही, साल्ट सेंट मरे, साल्ट सेंट मरे। ये दोनों शहर किसके हैं, किस देश में है? ये कनाडा में। लेकिन जब यूएसए वाले भाग में आप आएंगे तो वहां पर एक शहर मिलेगा डूलुथ नाम का। कौन सा शहर इस झील के किनारे मिल रहा है? डूलुथ। तो ये कनाडा के हैं, और ये जो डूलुथ शहर है ये यूएसए में स्थित है। याद रहेगा, ये अक्सर सवाल आता है, पीसीएस का तो हर साल का लगभग सवाल है, पूछता है कौन सा शहर किस झील के किनारे है। तो क्या बताएंगे? सुपीरियर झील के किनारे कनाडा का थंडर बे और साल्ट सेंट मरे स्थित है, साथ ही साथ यूएसए का डूलुथ शहर स्थित है। याद रहेगा। चलिए ह्यूरॉन झील के किनारे आते हैं कि ह्यूरॉन झील के तट पर कोई शहर नहीं है, तटीय प्रदेश में एक शहर आपको मिलता है, ठीक है, और उसका नाम है, अगर ह्यूरॉन झील के किनारे आप आएंगे तो एक शहर यहां पर आपको मिलेगा कैडबरी, सडबरी। सडबरी निकेल तांबे के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, यहां पर ये कनाडा में है, ये यूएसए में नहीं, कनाडा। और आगे आइए, और आगे आएंगे तो जब ईरी पर जाएंगे, मिशिगन पर जाएंगे, तो मिशिगन चूंकि पूरी तरीके से कहां है? यूएसए में है, तो यहां क्या कनाडा का शहर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आइए यहां पर देखें, किनारे पर, किनारे पर देखेंगे तो एक शहर मिलेगा गैरी, दूसरा मिलेगा शिकागो, और तीसरा मिलेगा
मिल्वाकी। ठीक, तो मिशिगन झील के किनारे कौन कौन से शहर मिल गए आपको? गैरी, शिकागो और मिल्वाकी। शिकागो तो सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि साहब शिकागो किस झील के किनारे है, डुलुथ किस झील के किनारे है, ये सारी चीज। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ईरी झील के किनारे देखें तो आपको कुछ शहर और मिलेंगे। कौन से मिल रहे हैं? अपने एटलस में आप देखोगे तो एक शहर मिलेगा डेट्रॉयट, बहुत फेमस है डेट्रॉयट। वहीं पर एक शहर और मिलेगा क्लीवलैंड। और कौन सा मिलेगा? टोलेडो। और कौन सा मिलेगा? बफेलो। और एक सिटी और मिल जाएगी, ईरी सिटी। ईरी सिटी। तो ईरी झील के किनारे डेट्रॉयट, क्लीवलैंड, टोलेडो, बफेलो तथा ईरी सिटी मिलती है। ठीक, जिसमें शिकागो सबसे फेमस है, सॉरी जिसमें ये डेट्रॉयट सबसे फेमस है। ओंटारियो झील के किनारे देखो, अगर ओंटारियो झील के किनारे देखोगे तो दो शहर मिलेंगे। कौन कौन से? एक शहर आपको मिल जाएगा जिसका नाम है टोरंटो, टोरंटो। और दूसरा शहर कौन सा मिलेगा? हैमिल्टन। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण शहर हैं, टोरंटो और हैमिल्टन। ठीक, तो फिर से बताओ, सुपीरियर झील के किनारे कनाडा का थंडर बे और साल्ट सेंट मरे, यूएसए का डुलुथ शहर। ह्यूरॉन झील के किनारे चलोगे तो सैडबरी। मिशिगन झील के किनारे आओगे तो गैरी, शिकागो, मिल्वाकी। ईरी झील के किनारे जाओगे डेट्रॉयट, क्लीवलैंड, टोलेडो, बफेलो, ईरी सिटी। और ओंटारियो झील के किनारे चलोगे तो टोरंटो और हैमिल्टन जैसे महत्वपूर्ण शहर आपको मिलते हैं। ठीक, इन शहरों का आर्थिक महत्व क्या है, इसको हम लोग उत्तर अमेरिका के इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखेंगे। क्लियर हो गया? अभी हम इनका नाम जानते हैं बस। अभी तो हम लोगों को उत्तर अमेरिका के देशों के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखना है, तो जब वहां पढ़ेंगे तो इनको फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ जो है कि इनके महत्व को भी जान लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो तेजी से रिवाइज कर दे रहा हूं। जो अभी आपने ग्रेट लेक्स के विषय में देखा, मैंने आपको बताया कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहते हैं। ठीक, जिनका निर्माण प्लीस्टोसीन पीरियड में हिमानीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। इसके अंतर्गत सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी तथा ओंटारियो झील को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो मिशिगन एक ऐसी झील है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, जबकि अन्य झीलों का विस्तार कनाडा और यूएसए दोनों में पाया जाता है। इन 5 झीलों को अगर हम आकार के अवरोही क्रम में देखें तो क्रम यही बनता है जो लिखा हुआ है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। लेकिन पश्चिम से पूरब अगर क्रम देखेंगे तो सुपीरियर के बाद मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो का नंबर आता है। तो क्रम भी हम लोगों ने देख लिया। हमने देखा कि यह उत्तर अमेरिका का विकसित औद्योगिक प्रदेश है, परिणाम स्वरूप यहां आंतरिक जल परिवहन का भी अत्यंत विकास हुआ। उसके लिए यहां पर झीलों को आपस में नहरों के माध्यम से जोड़ दिया गया है। 2 महत्वपूर्ण नहरें मैंने आपको बताया, सुपीरियर और ह्यूरॉन को सू कैनाल के माध्यम से और ईरी और ओंटारियो को वेलैंड कैनाल के माध्यम से जोड़ा गया है। साथ ही ईरी और ओंटारियो झील के बीच एक जलप्रपात स्थित है जिसे नियाग्रा फॉल कहते हैं। यह यूएसए के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। बात क्लियर हो गई?
इसके बाद हम लोगों ने देखा इस झील के किनारे थंडर बे, साल्ट सेंट मरी जैसे शहर कनाडा के, साथ ही यूएसए का दूलुथ शहर स्थित है। ह्यूरॉन झील के किनारे सैडबरी शहर स्थित है। एग्जैक्टली ये किनारे नहीं है, ये थोड़ा सा तट से दूर है, लेकिन है तो उसी प्रदेश में, इसलिए जान लिया जाता है। मिशिगन झील के किनारे गैरी, शिकागो और मिलवाकी स्थित है। और आगे हम लोग चलेंगे तो ईरी झील के किनारे डेट्रॉयट, क्लीवलैंड, टोलेडो, बफेलो तथा ईरी सिटी है। और ओंटारियो झील के किनारे टोरंटो और हैमिल्टन जैसे शहर स्थित है। ये तो ग्रेट लेक्स के महत्वपूर्ण शहर रहे। तो ये पूरी बात इतनी कम से कम ग्रेट लेक्स के विषय में जानो, तब ये समाप्त होगा। सोचिए कितना समय इसमें लगा। अभी हम इसको सुपीरियर हाईलैंड रीजन से जोड़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि ग्रेट लेक्स के पास कौन सा खनिज मिलता है? लौह-अयस्क। सुपीरियर उच्चभूमि प्राचीनतम चट्टानी संरचना है। लास्ट क्लास में मैंने लोहे के उत्पादन का केंद्र बताया था, याद है? मेसाबी रेंज। उसके साथ साथ भी बताया था और भी क्यूना, वर्मिलियन, जोजेबिक, मारकुती,